क्लास 7 के लेसन 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम में हमने अब तक जो पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज कर लें, समरी एक बार हम देख लें कि कैसे ये लेसन डेवलप किया, आगे बढ़ता है। आइए हम बात करते हैं इस लेसन की समरी के बारे में। न्यू किंग एंड किंगडम्स आफ्टर हर्षवर्धन इट्स टाइम वाज द belong to the establish the new kings and kingdom in the various part of the India। ये जो समय था भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नए राज्य और साम्राज्य के नए शासक और उनके साम्राज्य की स्थापना का समय था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौखरी राजवंश एंड हर्षवर्धन, द नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ सेंट्रल नॉर्थ एंड western North India was divided in the several small state kingdoms, and the ruler was were established with the various term of the exercises। तो जो शासक जो स्थापित हो रहे थे कई प्रकार के कार्यों से वो डेवलप हो रहे थे, स्थापित हो रहे थे। इसमें क्या था कि कुछ कार्य थे जैसे कि एक गंभीर लेसन में है दंती दुर्ग का। दंती दुर्ग पहले चालुक्यों का एक सामंत था, एक अंडर रूलर था उसके चालुक्यों के, और बाद में उसने अपने आप को एक यज्ञ कराया, एक बिग सैक्रिफाइसेस, एक यज्ञ उसने होल्ड किया। और क्या किया उसने, उसको हिरण्यगर्भया यज्ञ कहा जाता है, हिरण्यगर्भया यज्ञ कहा जाता है। और उसके द्वारा उसने, चूँकि वो दंती दुर्ग क्षत्रिय नहीं था, तो उसने शासक के रूप में नया रीबर्थ की बात की। जो यज्ञ यह जो हिरण्यगर्भ यज्ञ जो कर लेगा वो क्षत्रिय और शासक वर्ग के रूप में नया जन्म प्राप्त कर लेगा। तो उसने यज्ञ करके एक अपने नया राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उसी क्रम में किस तरह से शासक थे, ऐसे शासक जो डेवलप हुए वो मूलतः क्षत्रिय नहीं थे, शासन करना उनका पेशा नहीं था। देर वेर सेवरल profession as a persist and the temple and teaching and learning। वो अध्ययन अध्यापन में लगे थे, बट उन्होंने give up this profession and gave the arms। उन्होंने हथियार उठा लिया और इस त्याग दिया। इसमें मयूर बर्मन का नाम आता है। तो ये तरीके थे। और बाकी क्या हुआ कि जो अंडर रूलर थे, जो सामंत थे, उन्होंने अपने जो शासक था, जो अपने राजा था, उसकी अधीनता को उन्होंने फ्री अप किया, छोड़ दिया, और आसपास के जो लघु सामंत थे, जो गोस्वामी थे, उनको परास्त करके उन्होंने अपना डेवलप किया। इसमें नाम आता है विजयालय का, जिन्होंने, जो कि यह पल्लव शासकों के पल्लव शासकों के अधीन शासक सामंत था। इसने ये उरियार से था, और इसके पड़ोस में मुथियार थे जो कि तंजावुर के शासक थे। तो विजयालय ने तंजावुर के मुथियारों को हराकर उरियार में अपनी उरियार को विस्तार किया और तंजावुर पर कब्जा करके तंजावुर को चोल राजवंश की राजधानी के रूप में डेवलप किया। तो ये जो तरीके थे नए शासकों के आपस में युद्ध करके, परास्त करके, या यज्ञ के द्वारा, या युद्ध करके ये अपने राज्य का विस्तार करते थे। इस प्रकार उसके बाद अगला टॉपिक था प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट अगला टॉपिक था। इसमें तो प्रशस्ति से मतलब ये था कि मेटल प्लेट पे या कॉटन शीट पर अपने शासक की अचीवमेंट को, अपने शासक की अचीवमेंट को, ग्लोरी को और ग्लोरीफाई करना विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग टाइटल्स, बड़ी बड़ी उपाधियों के द्वारा। जो प्रशस्ति के लेखक होते थे, जो कंपोजिटर होते थे, वो अपने शासक की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। इट वॉज नॉट ट्रू एज अ वर्ड बाई वर्ड, ये शब्दशः सही नहीं होते थे, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी उपाधियाँ और इनके विजयों को, इनकी दया को, इनकी करुणा को, इनके गुण को बढ़ा चढ़ा के ये लोग लिखते थे। इसी में एक आता है, जुड़ना आता है कल्हड़ का राजतरंगणी। कल्हड़ का कश्मीर के एक कवि थे, और इन्होंने कश्मीर के शासकों के बारे में राजतरंगणी नामक एक काव्य ग्रंथ रचना की। इसमें इन्होंने अपने शासकों की कमियों का विवरण दिया कि क्या क्या कमियां थी और क्या क्या उनकी नीतियाँ गलत थी। तो अपने आप में ये एक अलग मैटर रह जाता है।
और आमतौर पे जो प्रशस्ति लिखते थे वो ब्राह्मण होते थे। कोर्ट मैन ऑफ द रूलर, शासक के दरबारी लोग ये होते थे, उनके बारे में लिखते थे। लैंड ग्रांट, आमतौर पर ये ब्राह्मणों को दिया जाता था और प्रशस्तियों के लेखकों को खास तौर पर पुरस्कार के रूप में भूमि अनुदान, लैंड को ग्रांट किया जाता था, दान दिया जाता था। मोस्टली ये ब्राह्मण होते थे और इनके द्वारा जो भूमि ली जाती थी उसको ब्रह्मदेव कहा जाता, देय कहा गया, यानी कि ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहा जाता था। इससे राज्य को या किसी सामान को कोई टैक्स नहीं मिलता था, नो टैक्स मिलता था, ये टैक्स लेस होती थी इस पर ये वाला। वारफेयर फॉर द वेल्थ, अधिकांश यह जो काल था संपत्ति के लिए युद्ध का समय था। इसमें राज्य जो शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने पड़ोस के शासकों पर हमला करते रहते थे, उनकी संपत्ति लूटने के लिए। अधिकांश लोग जो कि सभी शासक राज्य अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए मंदिर बनाते थे, बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर बनते थे। तो जब वारफेयर फॉर द वेल्थ होता था, जब युद्ध होता संपत्ति के लिए, तो शासक मंदिरों पर भी हमला करते थे और मंदिरों में जमा की संपत्ति को लूट लेते थे। ऐसा नहीं कि मंदिर इन युद्धों से प्रभावित नहीं होते थे, अवश्य होते थे और संपत्ति के लिए मंदिर में भी हमला होता था। एक एग्जाम्पल था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी भारत में 11वीं सदी में आया और सबसे पहले उसको हमला किया 1026 में सोमनाथ मंदिर पर, और ये बहुत बड़ा हमला था सोमनाथ मंदिर पर। कहते हैं कि सैकड़ों ऊंटों और हाथियों पर सोने और चांदी की प्रतिमाओं को लेकर गया, गजनी लेकर गया और उसने गजनी में अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया। यहाँ सोमनाथ लूटे गए धन से, और इसी के बाद से मोहम्मद गोरी आता है, भारत में आक्रमण करता है और वो भी भारत के उत्तर पश्चिमी और मथुरा तक वो छापा मारता है और मथुरा तक के जो विशाल विशाल मंदिर थे उनको लूटता है। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे शासक थे भारत में, उत्तर भारत पूरे अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, इसमें कोई एकता नहीं थी, कोई एक बड़ा शासक नहीं था। तो इनमें साम्राज्य विस्तार करने के लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए एक दूसरे को युद्ध होता रहता था। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो केवल राजा ही महत्वपूर्ण नहीं था, राजा के साथ साथ समाज में जो व्यापारी पद हुआ करता था उनका संघ हुआ करता था व्यापारियों का। तो नगर की शासन व्यवस्था में व्यापारियों के संघ की, बड़े बड़े किसानों की और ब्राह्मण समुदाय की एक बड़ी भूमिका होती थी। राजा बड़े बड़े सामंतों को और बड़े बड़े भूस्वामियों को उपाधियां प्रदान करता था और शासन की नीतियों को तय करने में कहीं न कहीं राजा के मनमानेपन पर ये जो समितियां होती थी व्यापारियों की, जो किसानों का संघ हुआ करते थे, जो ब्राह्मणों का समूह हुआ करता था, कहीं न कोई नियंत्रण रखता था। किसानों से और उनके उत्पादन पर जो शिल्पी होते थे, जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन होते थे, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन से और किसानों के प्रोडक्शन के एक हिस्से को रेंट के रूप में, किराया के रूप में वो किसान राजकोष में कर के रूप में भुगतान करते थे। और जो टैक्स वसूलते थे आमतौर पर राजा के कुल से, या ये खानदानी लोग होते थे, एक अनुवांशिक रूप से ये पद प्राप्त होता था जो टैक्स वसूलते थे। कुलकर्णी और लेखनवीस जैसे कुछ ऐसे पद होते थे जो अनुवांशिक रूप से प्राप्त होते थे। तो जो कर मिलता था, कर से राजा अपने मंदिर निर्माण करना, अपने किलाबंदी करना, आर्मी का खर्चा, अपने शासन का खर्चा उन कर से निकलता था। अब बात करते हैं चोला एम्पायर की क्लोजर रूप में। इसमें हमने पढ़ा था कि विजयालय ने अपने पड़ोसी मुखियार शासकों को परास्त करके, जो कि पल्लव के सामंत थे, दोनों सामंत थे, इसने पल्लवों के सामंत मुखियार को परास्त करके तंजावुर पर अपना आक्रमण किया, तंजावुर को जीता और अपनी सिटी बनाई इन्होंने। 850 में नवीं सदी के मध्य में, यानी कि 850 में इन्होंने अपना स्थापना की। 935 AD में एक बड़ा शासक होता है, राजेंद्र प्रथम होता है। इसने किया क्या, इसने भी अपने पूर्वजों की विस्तार की नीतियों को कायम रखा, आगे बढ़ाया। और क्या किया इसने कि इसने
चोल राजवंश के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासनिक व्यवस्था को रीशेड्यूल किया, रीअसेंबल किया और ये अपने इस काम के लिए जाना जाता है। उसने अपनी राजधानी तंजौर में बनाया और वहाँ पर टेम्पल बनवाया। क्या बनवाया? निःशुल्क सुधनीय टेम्पल, दुर्गा माता का मंदिर उसने एक डेवलप किया और ये उसके कार्यकाल में हुआ। इसी का बेटा आया राजेंद्र प्रथम आया। यह एक बहुत प्रतापी और प्रसिद्ध शासक हुआ चोल राजवंश का। क्या कहते इसने पारंपरिक ये इसका शासन काल था। तो इसने पहली बार कोई शासक भारत से इसने ये उसका शासन था चोल का, राजेंद्र प्रथम का। इसने यहाँ से उठते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचा और जहाँ पर गंगा बहती थी और गंगा तक इन्होंने हमला किया, गंगा वैली तक इन्होंने हमला किया और इसने अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? गंगई कोड चोलापुरम, गंगा घाटी पर हमला करके उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने अधिकार में किया और उसके विजय के स्वरूप इसने अपनी राजधानी बनाया, गंगई कोड चोलापुरम स्टेब्लिश किया। इसकी जो जलसेना थी बहुत मजबूत थी उस समय, 1000 सदी के आसपास में। और इसने क्या किया कि न केवल भारत के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बल्कि अरब सागर तक अपनी नौसेना के केंद्र स्थापित किए। श्रीलंका को उसने जीता और साथ साथ इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्याम, मलय आदि देशों को इसने अपनी मजबूत जलसेना के दम पर परास्त किया और अपना चोल राजवंश के यहाँ तक उसने स्थापित किया। तो ये सबसे बहुत मजबूत शासक था राजेंद्र प्रथम, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की। तो चूंकि अब आप देखिए कि ये जो इलाके हैं कृष्णा और कावेरी का ये डेल्टा है ये और बहुत उपजाऊ इलाका होता था, तो यहाँ पर कृषि का विकास आसानी से किया जा सकता था। इसने क्या किया? इस काल में क्या हुआ कि जो इधर के जो पूर्वी घाट के जो वन थे स्लोप पर, जो प्लेटूस के दक्षिणी पठार के जो ढाल पे जो वन थे, जंगल थे, उसको इन्होंने कटवा दिया और क्या किया? लैंड एक्सपेंशन, अपने भूमि का विस्तार किया। किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चर, तो खेती के लिए भूमि का विस्तार किया। और ये जो छोटी पठारियाँ थी उसको प्लेन करवा दिया और क्या किया इन्होंने कि जो नदियों के किनारे जो खेत हुआ करते थे अक्सर बाढ़ में बह जाया करते, जब बाढ़ आता था नदियों में ओवरफ्लो होता था तो ये जो तटबंध जो यहाँ गाँव और खेत होते खराब हो जाते थे, इन्होंने क्या किया कि एम्बैंकमेंट बनवाया। क्या किया कि नदियों के तटबंध मजबूत कराए, तटबंदी करवाई और इस नदियों से जगह जगह से क्या निकाला? कैनाल डेवलप किया ताकि वो एग्रीकल्चरल फील्ड को वाटर सप्लाई कर सके। कैनाल के द्वारा टैंक स्थापित करवाए, कुएं खुदवाए और ये सब काम करके उन्होंने क्या किया? पूरे क्षेत्र में कृषि का विस्तार किया, जिससे किसानों की आय बढ़ी और क्या हुआ? राज्य को भी अधिकतम टैक्स मिलने लगा। तो देयर वेर बोथ वेयर इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल फील्ड, जहाँ पर शासक और ग्रामीण दोनों इंटरेस्ट लेते थे खेती के विकास और बेहतरी के लिए, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए। तब जाके यहाँ पर खेती बहुत डेवलप शानदार हुई। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर। अब हमने देखा था कि बहुत सारे शासकों ने अपने अपने टाइम में विशाल विशाल मंदिर बनवाए। और टेम्पल क्या थे? टेम्पल हैव द न्यूक्लियर रोल इन द सेटलमेंट। वो बस्ती के केंद्र में एक केंद्रीय भूमिका निभाता था। मंदिर से जुड़ी सारी जो एक्टिविटीज़ होती थी वो मंदिर से बिलोंग करती थी। टेम्पल बनकर पिलग्रिम्स तीर्थयात्री आते थे, रुकते थे, तो होटल धर्मशाला शराय, उनके भोजन की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, माला, फूल, प्रसाद, चुनरी, जो कुछ भी होता था तो वहाँ पर तमाम तरह के शिल्प डेवलप होने लगे। प्रसाद के लिए, माला बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए आप देखते हैं ताजमहल जाते हो तो ताजमहल के एक मॉडल आप लेकर आते हो तो वो मॉडल वहाँ बिकता है। इसी प्रकार उन देवताओं के मूर्तियाँ बनती थी और लोग लेके आते थे। तो शिल्पकला भी वहाँ पर डेवलप होने लगी और इन मंदिरों को भी लैंड ग्रांट मिलता था और लैंड ग्रांट से और जो राजा और बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे उनके डोनेशन से
ये मंदिर के खर्चे चलते थे। और उसमें जो लोग रहते थे, पुजारी, स्वीपर, गार्लेंड मेकर और कुक और डांसर, सिंगर जो भजन गाते थे, डांस करते थे मंदिरों में, उनका जो जीवन यापन इस लैंड ग्रांट से होने वाली आय से और लोगों के दान से होता था। इसके साथ साथ जो ये चोला पीरियड था, इट वॉज द फेमस एंड वेल नोन इन द वर्ल्ड फॉर देयर इसके लिए स्कल्पचर, ब्रोंज स्कल्पचर, अपने पीतल की मूर्ति कला के लिए ये चोला साम्राज्य भी उसको काल प्रसिद्ध है। अपनी बारीक और एकदम जीवंत मूर्ति कला से, आदमकद मूर्ति कला इसमें बनती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती थी पीतल की, और ये काल उसके लिए भी स्प्लेंडेड स्कल्पचर के लिए मशहूर है। उसके बाद से हम इस चैप्टर का अब लास्ट पॉइंट अगले वीडियो में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, जिसका नाम है चोला एडमिनिस्ट्रेशन।